सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सबसे गर्म और हिस्टोरिकल मैटर चल रहा था वो फाइनली अपने एक टर्निंग पॉइंट पर आ गया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने भेजा था तमिलनाडु गवर्नर वाले जजमेंट के बाद, उस पर 10 दिन की सुनवाई खत्म हो गई और अब एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपना ओपिनियन रिजर्व कर लिया है। यही वो रेफरेंस है जिसमें कोर्ट से 14 क्वेश्चंस का जवाब मांगा गया था। सबसे क्रूशियल ये कि क्या गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट को बिल्स पर असेंट देने के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दी जा सकती है और क्या सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु जजमेंट सही लॉ है या नहीं। अब सुनवाई का लास्ट दिन काफी ड्रामेटिक रहा, जहां सेंटर ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से एक जवाब डिमांड कर लिया। और क्या बातें सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कही है, चलिए देखते हैं। अब लास्ट डे की हियरिंग में यूनियन की तरफ से एसजी तुषार मेहता एंड एजीआर वेंकटरमनी ने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, जहां अपने फाइनल सबमिशन में एसजी मेहता ने एक ज्यादा पावरफुल चीज बोली। उन्होंने सजेस्ट किया कि तमिलनाडु केस का अप्रैल 11 जजमेंट नॉट द करेक्ट लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है। एसजी तुषार मेहता ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की कि द 2 जज तमिलनाडु जजमेंट डज नॉट ले डाउन द करेक्ट लॉ। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक और बड़ा एग्जांपल दिया, 2G रेफरेंस। उनका कहना था कि जब कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बैठती है अंडर आर्टिकल 143, तब भी ये डिक्लेयर कर सकती है कि कोई पुराना जजमेंट गलत था बिना उसके बाइंडिंग इफेक्ट को डिस्टर्ब किए। मतलब कि अगर कोई जजमेंट पार्टीज के बीच फाइनल है तो वो फाइनल ही रहेगा, लेकिन कोर्ट कह सकती है कि वो लॉ सही नहीं था। एसजी मेहता का एक जबरदस्त लाइन रहा कि देयर वाज एन एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट दैट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट तमिलनाडु व्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जजमेंट। Intra party, the judgment is final. That is the law of the land. It binds us. We can't argue contrary to it. But my lordships have the jurisdiction and power to declare that the Tamil Nadu judgment is not the correct law. इस बात पर states और interveners ने तुरंत objections उठाया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो वेस्ट बंगाल की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने सीधे चीफ जस्टिस को कहा कि ऐसा कोई सवाल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में फ्रेम्ड ही नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट के 14 क्वेश्चंस के अलावा भी क्लेवरली और क्वेश्चंस ऐड कर रही है सेंटर, जिसपे चीफ जस्टिस बी आर गवई ने भी सवाल उठाया कि इज देयर अ क्वेश्चन फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड, वी विल बी ओनली आंसरिंग दोस क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मतलब कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देंगे जो प्रेसिडेंट ने फॉर्मली रेफर किया है और एक्स्ट्रा चीजों में नहीं घुसेंगे। लेकिन एसजी तुषार मेहता ने क्लैरिफिकेशन दिया कि वो बस स्टेट्स के आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब की तरफ से सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने बोला था कि तमिलनाडु जजमेंट लॉ ऑफ द लैंड है आर्टिकल 141 के अंदर और इस रेफरेंस बेंच को उससे टच करने का हक भी नहीं है। यहीं से एक इंटेंस डिबेट शुरू हो गई। एसजी मेहता ने वार्न किया कि अगर तमिलनाडु जजमेंट को एज इट इज फॉलो किया गया तो लिटिगेशन का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी समझाई। Visualize a situation. The judgment of the court in Tamil Nadu says that if the president does not decide within 3 months or the governor does not decide within 1 month, you can come to us. Now state comes before your lordships and the prayer would be direct him, the governor, to grant assent. Can that be done? Can a writ of mandamus be issued to either the honorable president or the governor to grant an assent? The problem does not stop there. उन्होंने और सिनेरियोज दिए कि अगर कोई बोले कि गवर्नर को फोर्स करो असेंट देने के लिए, कोई बोले प्रेसिडेंट को प्रिवेंट करो रेफरेंस लेने से, और कोई बोले बिल को वापस भेजना चाहिए क्योंकि सीएम मेजॉरिटी में नहीं है, तब क्या कोर्ट हर एक सिचुएशन में गवर्नर की जगह डिसीजन ले पाएगी? एसजी मेहता ने कंक्लूड किया कि क्वाटाइमेट आर नॉट परमिसिबल एंड देयरफॉर दिस एक्सरसाइज इज नॉट जस्टिसिबिलिटी। मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रेशन में इतनी गहराई से घुसना कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। अब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने भी अपना स्टैंड रखा था जो इक्वली कंपेलिंग था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 का जो फ्रेमवर्क है वो एक डेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। उन्होंने बोला कि कोर्ट्स कैन एंड मस्ट रीड राइट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बट हियर इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट्स, इट इज अ मैटर ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि गवर्नर के पास जो इंडिपेंडेंट जजमेंट का स्पेस है वो आर्टिकल 200 के अंदर डेलिब्रेटली रखा गया था, और अगर कोर्ट आर्टिफिशियली इस डिस्क्रेशन को कंस्ट्रेन करेगा तब वो एक तरह से डिजाइन को डिस्टॉर्ट कर देगा। अब एजी ने कंक्लूड भी किया था कि गवर्नर के पास जो 4 ऑप्शंस होते हैं, गिव असेंट, डिनाई असेंट, रिटर्न बिल, रेफर बिल टू प्रेसिडेंट, उनमें से उनको अपना डिसीजन फ्री विल के बेसिस पर लेना चाहिए। अब ये आर्गुमेंट सुनकर क्लियर है कि दोनों तरफ से रीजनिंग अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। जुडिशरी के सामने एक टफ क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट,
प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और प्रिजर्विंग द डिस्क्रेशन बिल्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब इस केस का बैकग्राउंड इक्वली इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तमिलनाडु जजमेंट में एक 2 जज बेंच जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस R महादेवन ने 10 बिल्स को डीम्ड एसेंटेड मान लिया था, क्योंकि गवर्नर ने पहले बिल्स को डिले किया और फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जब असेंबली ने उन्हें दोबारा पास किया। कोर्ट ने गवर्नर का ये बिहेवियर मैलिफाइड कहा था और एक तरह से गवर्नर्स के साइलेंस पर स्टॉप लगा दिया। इसी जजमेंट के बाद प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि कैन टाइमलाइंस बी इन्फोर्स्ड फॉर गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट, और अगर हाँ तो क्या जुडिशरी उन टाइमलाइंस को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। अब सुनवाई के दौरान एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बार बार सामने आया, हाउ लॉन्ग कैन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट स्ट्रेच देयर कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस एंड कैन द जुडिशरी बाइंड देम विद इन टाइमलाइंस। स्टेट्स का कहना था कि अगर टाइमलाइंस नहीं होगी तो गवर्नर्स डेमोक्रेसी को हॉस्टेज बना देंगे, उनका इंडेफिनिट साइलेंस इलेक्टेड असेंबलीज के मैंडेट को ब्लॉक कर देगा। लेकिन यूनियन का कहना था कि अगर टाइमलाइंस होंगी तो कोर्ट के सामने हर रोज पिटिशंस आएंगी और जुडिशरी एक सुपर लेजिस्लेचर बन जाएगी। बेंच जिसमें चीफ जस्टिस गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा एंड AS चंद्रकर बैठे थे, पूरे मैटर को पेशेंस के साथ सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने बार बार ये सिग्नल दिया कि कोर्ट अपनी लिमिट्स समझती है और सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के फ्रेम्ड क्वेश्चंस तक ही कन्फाइंड रहेगी। लेकिन साथ ही बेंच ये भी समझ रही थी कि गवर्नर्स का साइलेंस एक रियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया है। यही वजह थी कि SG तुषार मेहता बार बार कह रहे थे कि अगर तमिलनाडु जजमेंट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया गया तो The court would face a lot of litigation। अब जब मैटर रिजर्व हो गया है तो सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ओपिनियन पर टिक गई है। जो भी जजमेंट आएगा वो सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं होगी बल्कि पूरे इंडिया में प्रेसिडेंट बनेगा। अगर कोर्ट टाइमलाइन प्रिस्क्राइब करने को एंडोर्स करती है तो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट दोनों की पावर्स एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क में बन जाएगी। ये इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को फंडामेंटली रीशेप करेगा। अगर कोर्ट टाइमलाइंस रिजेक्ट करता है तो स्टेट्स के पास गवर्नर्स के साइलेंस के खिलाफ इफेक्टिव लीगल रेमेडी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का ये रिजर्व्ड ओपिनियन इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट होगा। क्या वो गवर्नर्स के साइलेंस पर रोक लगा पाएंगे या फिर एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रेशन को अनटच्ड छोड़ देंगे, ये अगले कुछ हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।